हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस विद्यार्थी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अपने लोगों ने पॉलिटी को शुरू किया था और पॉलिटी के सिलेबस को समझाने के बाद मैंने आपको पॉलिटी में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझाया था, जैसे कि पार्ट क्या होते हैं, चैप्टर क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सब क्लॉज क्या होता है। इन सब मुद्दों पर अपने लोगों ने बात की थी, ठीक है ना। अब पॉलिटी की सीरीज में अपने लोग आगे बढ़ते हुए, ठीक है ना, आज पॉलिटी की कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग को और समझते हैं, ठीक है। इसी कड़ी में आज अपने लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है शेड्यूल का। किसका? अनुसूचियों का। अपने लोग आज पढ़ेंगे अनुसूचियां। देखिए आप लोगों ने अभी तक अनुसूचियां तो पढ़ी होंगी, लेकिन आज कुछ अपने लोग अलग तरीके से अनुसूचियां पढ़ेंगे। और लेक्चर पूरा होने के बाद, वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको इस चीज का एहसास जरूर होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अनुसूचियां होती क्या हैं, इनकी बात करते हैं, ठीक है, कि अनुसूचियां क्या होती हैं। देखिए अनुसूचियां जो हैं वो संविधान के अंत में दी गई विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। आप इसको लिख लीजिए परिभाषा को। अनुसूची क्या है? संविधान के अंत में दी गई विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है, ठीक है ना। ये तो अनुसूची की डेफिनेशन हो गई, इसकी परिभाषा हो गई। देखिए अनुसूचियों को समझने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि अनुसूचियों को संविधान में क्यों ऐड किया गया। जब आप संविधान का आर्टिकल फर्स्ट पढ़ेंगे, आर्टिकल फर्स्ट अनुच्छेद पहला पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा होगा इंडिया दैट इज भारत राज्यों का समूह होगा। क्या होगा? इंडिया दैट इज भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। देखिए जो संविधान के आर्टिकल फर्स्ट में लिखा इंडिया दैट इज भारत, वहां पर कोई और शब्द नहीं लिखा, इंडिया दैट इज भारत। इसीलिए जब भी कोई घोषणा पत्र आता है उसमें क्या लिखा होता है? उसमें लिखा होता है भारत सरकार। सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल एडवाइजरी जारी होती है, उसमें लिखा होता है भारत सरकार। इंडियन गवर्नमेंट, उसमें आर्यावर्त, हिंदुस्तान जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में भारत को सिर्फ दो नामों से संबोधित किया गया है, इंडिया दैट इज भारत, यानी कि भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसलिए कोई तीसरा आपको नाम नहीं मिलेगा किसी भी सरकारी दस्तावेज में, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क में। आम बोलचाल की भाषा में ये इन शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन ऑफिशियल वर्क में इंडिया और भारत शब्द का ही यूज किया जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में हमारे प्यारे प्यारे भारत को इंडिया दैट इज भारत करके ही संबोधित किया गया है। अब देखिए क्या है, तो आर्टिकल फर्स्ट में क्या कहा गया? इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ होगा। अब देखिए ये राज्यों का संघ होगा, इसका अर्थ अगर हम निकालेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि राज्यों का संघ होगा तो कुछ राज्यों से मिलकर बनेगा। ये कुछ राज्यों से मिलकर बनेगा। भारत अगर राज्यों का संघ होगा तो कुछ राज्यों से मिलकर बनेगा ना। अब देखिए कुछ राज्यों से मिलकर बनेगा तो यहां पर क्वेश्चन उठेगा कितने राज्य होंगे, ठीक है ना। कितने राज्य होंगे, कौन से राज्य होंगे? भाई ये भी तो क्वेश्चन उठेगा कि भारत राज्यों का संघ होगा। अब देखिए संघ यहाँ पर टेक्निकल वर्ड है, यहाँ पे लिखा है इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, और यूनियन का मतलब भी संघ होता है, फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है। अभी जैसे जैसे आपका पॉलिटिकल लेक्चर आगे बढ़ेंगे मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ यूनियन और फेडरेशन शब्द में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो अभी आप इस पर ज्यादा तनाव ना लीजिए। तो राज्यों का संघ होगा तो कुछ राज्यों से मिलकर बनेगा ना। अब कुछ राज्यों से मिलकर बनेगा तो कितने राज्य होंगे, कौन कौन से राज्य होंगे? ये भी तो विडंबना आ गई। तो अगर हम लोग एक काम, हमारे संविधान निर्माता एक काम कर सकते थे, जब वो लिख रहे थे भारत के संविधान का आर्टिकल फर्स्ट राज्यों का संघ होगा, तो वहां पर वो आर्टिकल फर्स्ट के नीचे लिख देते हैं भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अब हर एक राज्य के बारे में पूरी डिटेल लिखते वो कि राज्य क्षेत्र का इतनी बाउंड्री होगी, ये होगा ये होगा। तो उससे पता क्या होता, हमारा संविधान का आर्टिकल फर्स्ट ही कम से कम 20 पेज में पहुंच जाता। तो ये बहुत ही अव्यवस्थित होता,
अगर एक एक राज्य का हम लोग उल्लेख आर्टिकल के नीचे करते तो ये बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से संविधान हो जाता, संविधान और भी ज्यादा लंबा हो जाता। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ होगा, इसकी व्याख्या के लिए पहली अनुसूची को संविधान में जोड़ा। किसको जोड़ा? पहली अनुसूची को जोड़ा। और पहली अनुसूची में ही बताया गया है भारत जो राज्यों का संघ होगा उसमें कितने राज्य शामिल होंगे और कौन कौन से राज्य शामिल होंगे, इन सब के बारे में संविधान में कहां पर लिखा गया है? पहली अनुसूची में लिखा गया है। मान लीजिए किसी को, आपको भारत के राज्यों के नाम देखने हो या भारत के राज्यों के बारे में जानना हो, तो अगर ये आर्टिकल वाइज लिखा होता तो आपको संविधान के बहुत सारे पेज पलटने पड़ते और बहुत अव्यवस्थित तरीके से नजर आता। अब आपको भारत के राज्य देखने हैं, ठीक है ना, उनका नंबर देखना है, उनके बारे में पढ़ना है, तो आप क्या कीजिए, संविधान के अंत में जाइए, पहली अनुसूची में जाइए और सारी डिटेल ढूंढ लीजिए जाकर, देख लीजिए जाकर। तो आपको समझ में आया अनुसूचियों को संविधान में क्यों ऐड किया गया? अनुसूचियों को संविधान में इसीलिए ऐड किया गया ताकि हमारा संविधान बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रहे। इसीलिए परिभाषा में क्या लिखा, अनुसूची संविधान के अंत में दी गई विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अनुसूचियों की बात करते हैं तो मूल संविधान, जो मूल संविधान था और वर्तमान संविधान, आप कहेंगे सर ये मूल संविधान और वर्तमान संविधान इनमें अंतर क्या है? देखो, मूल संविधान या बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहते हैं जो संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उस संविधान में कितनी अनुसूचियों को जोड़ा गया था? 8। स्टूडेंट, कितनी अनुसूचियों को जोड़ा गया था? तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। अब वर्तमान के संविधान का मतलब क्या है? वर्तमान के संविधान का मतलब है कि वर्तमान के संविधान में हमने बहुत सारे संशोधन करके संविधान को और ज्यादा इंटरप्रिटेट कर दिया है। संविधान के निर्वचन के लिए संविधान में संशोधन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं, ठीक है ना। और वर्तमान के संविधान में अगर आप देखेंगे तो टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? ये है 12। कितनी है मेरे स्टूडेंट? 12 अनुसूचियां हैं। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, रेलवे ग्रुप डी PSSC की मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान का मतलब जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था उसी को मूल संविधान कहेंगे। और वर्तमान का संविधान का मतलब है कि वर्तमान का संविधान जो है वो 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं उसमें, तो उसमें कितनी अनुसूचियां शामिल हैं? 12 अनुसूचियां शामिल हैं। अब देखिए पढ़ते हैं पहली अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल। पहली अनुसूची, पहली सूची में क्या लिखा है? भारत के संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? भारत के संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। भारत के संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, ठीक है ना। अब भारत के संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है तो यहां पर देखेंगे भारत का संघ राज्य क्षेत्र क्या होगा, उसके लिए आप संविधान का आर्टिकल देखेंगे। फर्स्ट आर्टिकल फर्स्ट में क्या लिखा है? इंडिया दैट इज, इंडिया अर्थात भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ठीक है ना। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा और
भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य व संघ शासित क्षेत्र शामिल होंगे। क्या शामिल होंगे? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा और भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य व संघ शासित क्षेत्र शामिल होंगे। ठीक है ना? तो भारत के राज्य क्षेत्र में कौन से राज्य और कौन से संघ शासित क्षेत्र शामिल होंगे, इन सब की सूची आपको कहाँ मिलेगी? पहली सूची में मिलेगी। अब देखो, मैं थोड़ा सा व्यवहारिक चीजों को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो किताबों में लिखी हैं, आप इनको पढ़ लेंगे, रट लेंगे। ठीक है ना? थोड़ी सी ऐसी चीज जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछते हैं, जो थोड़े से आपके व्यवहारिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कैसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारा एक राज्य था जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य था? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को क्या हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को इसका क्या हो गया? इसका विभाजन हो गया। जो वर्तमान में मोदी सरकार है, उन्होंने क्या किया, यहाँ से आर्टिकल 370 को हटाकर इसका विभाजन करके इसको क्या कर दिया? इसको दो केंद्र शासित प्रदेशों में बना दिया। एक जम्मू कश्मीर, इसको भी क्या बना दिया? यूटी बना दिया। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, संघ शासित क्षेत्र। दूसरा बना दिया लद्दाख। क्या बना दिया? इसको भी क्या बना दिया? इसको भी यूटी बना दिया। अब देखिए हुआ क्या, 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत में 29 राज्य बस 7 यूटी थी। कितने थे? 29 राज्य बस 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये जम्मू कश्मीर के विभाजन से पहले। जब जम्मू कश्मीर को दो अलग यूटी में बना दिया, जम्मू कश्मीर का विभाजन करके उसे केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया, तो यहां से क्या हो जाएगा? अब भारत में कितने राज्य रह जाएंगे? 28 राज्य। अब यूटी देखो, दो बढ़ गई, एक ही है, तो कितने हो जाएंगे? 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है ना? अब हुआ क्या फिर क्या हुआ, जो दमन दीप और दादर नागर हवेली थी, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, इन दोनों को मर्ज करके 31 दिसंबर 2019 को मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, इन दोनों को मर्ज करके एक यूटी बना दिया। अब क्या हुआ, यहां से एक यूटी कम हो गया। यहां से क्या हो जाएगा? एक यूटी कम हो जाएगा। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है? अब देखिए, ऐसे व्यवहारिक क्वेश्चन क्या बनेगा। भारत में किसी नए राज्य का गठन किया जाता है या किसी नए राज्य से 2 राज्यों का निर्माण किया जाता है, तो भारत की किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा या भारत की किस अनुसूची पर प्रभाव पड़ेगा? तो कौन सी अनुसूची पर पड़ेगा? पहली अनुसूची पर पड़ेगा। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करेंगे, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करेंगे, 2 राज्यों से मिलकर एक राज्य बनाएंगे, एक राज्य से मिलकर एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाएंगे, किसी विदेशी क्षेत्र को अर्जित करेंगे, किसी विदेशी क्षेत्र को अर्जित करके उसे राज्य बनाएंगे। इन सब चीजों में चेंजेस करेंगे, तो उससे क्या होगा, भारत की पहली संविधान की पहली अनुसूची पर क्या करना पड़ेगा? आपको संशोधन करना पड़ेगा। तो आपसे यहां से एक व्यवहारिक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर किसी राज्य के नाम में या सीमा में परिवर्तन होता है, तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है? ऑप्शन है पहली अनुसूची, ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, ऑप्शन है तीसरी अनुसूची, ऑप्शन है चौथी अनुसूची। तो आंसर क्या होगा? पहली अनुसूची। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो वर्तमान में भारत का राज्य क्षेत्र क्या है? वर्तमान में भारत का 28 राज्य और 8 यूटी, ये है भारत का राज्य क्षेत्र। इसको बोलेंगे इंडियन टेरिटरी। देखो, 2 शब्द आते हैं, एक आता है यूनियन ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं राज्यों का संघ। एक आता है टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत का राज्य क्षेत्र। इन दोनों में अंतर क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है?
आप लोग सोचिएगा, इसका मैं आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, इन दोनों में क्या अंतर है? बहुत ही टेक्निकल अंतर है। जब संविधान का पहला आर्टिकल आप पढ़ेंगे, पार्ट 1 में जब संविधान का पहला आर्टिकल पढ़ेंगे, तब मैं इसको समझाऊंगा कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखिए, इसको बोलेंगे तृतीय अनुसूची। इसमें देखिए क्या लिखा है, संविधान के पदाधिकारियों को संविधान में दिए गए पदाधिकारियों को संविधान में दिए गए पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? संविधान में दिए गए पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख है। अब देखिए, संविधान में बहुत सारे पदाधिकारी दे रखे हैं आपके। आपको संविधान में राष्ट्रपति भी मिलेगा, क्या मिलेगा? आपको राष्ट्रपति भी मिलेगा, आपको उपराष्ट्रपति भी मिलेंगे, ठीक है। आपको न्यायाधीश भी मिलेंगे, आपको कैग भी मिलेगा, और कई अन्य पदाधिकारी आपको मिलेंगे। इन सबके वेतन का उल्लेख है संविधान में। अब देखिए है क्या, अगर संविधान निर्माता चाहते तो जहां पर राष्ट्रपति, पार्ट 5 में राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की वेतन का उल्लेख वहीं पर कर देते। उपराष्ट्रपति आप देखेंगे पार्ट 5 में उपराष्ट्रपति के जहां पर आर्टिकल दे रखे हैं वहां पर उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख कर देते। के 148 में दे रखा है, के वेतन का उल्लेख कर देते। 124 में आपको सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की वेतन का उल्लेख कर देते। अब इससे होता क्या? अब अगर आपको संविधान के सारे पदाधिकारियों का वेतन देखना है तो आपको पूरा संविधान पलटना पड़ता, पूरा संविधान आपको देखना पड़ता। और कोई विदेशी अगर भारत के संविधान, वो केवल ये जानना चाहता कि भारत के संविधान में जो पदाधिकारी हैं उनको वेतन कितना कितना दिया जाता है, तो उसे पूरा संविधान देखना पड़ता। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान को बहुत अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए क्या किया? सेकंड शेड्यूल बनाया, और जहां पर भारत के संविधान के सारे पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख कर दिया। तो आप, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संविधान में दिए गए पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में है? आप बोलेंगे द्वितीय अनुसूची में है। देखो यहां से थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन क्या बनेगा, वो कहेंगे संविधान के किस पदाधिकारी की वेतन का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को जो वेतन है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं, राज्यसभा के चेयरमैन के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख है, उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं। यहाँ पर उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख सभापति के रूप में है, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या होता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उपराष्ट्रपति के संविधान में 2 ही काम है, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करना और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। तो आपसे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि संविधान के किस पदाधिकारी का उल्लेख, किस पदाधिकारी की वेतन का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा उपाध्यक्ष। आंसर क्या आ जाएगा? उपराष्ट्रपति आ जाएगा। लेकिन जब एग्जामिनर थोड़ा डेप्थ में जाएगा, क्योंकि हमको क्वेश्चंस की जर्नी को समझना है, हमें पकड़ना है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन अभी तक कहां तक पहुंचे हैं अनुसूचियों से, आगे भविष्य में फ्यूचर कौन से पूछेगा, कौन से क्वेश्चन पूछेगा, उन सब पर क्या बनानी है, अपनी पकड़ बनानी है। देखिए यहां से एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये कथन और कारण से बन सकता है। कथन है उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख संविधान की द्वितीय अनुसूची में नहीं है। कारण है क्योंकि उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। अब इसके ऑप्शन कैसे होंगे? कथन सही है, कारण सही है, कथन कारण की व्याख्या कर रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? कथन सही है, कारण सही है, कथन कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा ऑप्शन क्या होगा? कथन सही है, कारण गलत है। चौथा ऑप्शन क्या होगा?
कारण सही है, कथन गलत है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होगा? ये आंसर होगा। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है। ये यहां से एक नया क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, तृतीय अनुसूची आई थिंक आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं तृतीय अनुसूची पे। देखिए तृतीय अनुसूची, थर्ड शेड्यूल। देखिए माय डियर स्टूडेंट, आप पॉलिटी में बिल्कुल तनाव मत लीजिए। पॉलिटी इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है, अगर इसको आप सही से समझ लें और कहीं कोई सही से समझाने वाला हो तो आपको पॉलिटी यूं ऐसे याद हो जाएगी। तृतीय अनुसूची में देखिए क्या है, संविधान के पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। संविधान के पदाधिकारियों की शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। देखिए इसमें आपको संविधान के सारे पदाधिकारियों की शपथ मिलेगी। नोट करके मैं यहां पर लिखता हूं, नोट। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। अब ये कहेंगे संविधान के सारे पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है, फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर राज्यपाल की शपथ का उल्लेख क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी शपथ का उल्लेख संविधान के आर्टिकल में दे रखा है। आर्टिकल में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख आर्टिकल 60 में मिलेगा। उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख आपको आर्टिकल 69 में मिलेगा। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख आपको अनुच्छेद 159 में मिलेगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। ठीक है, इसलिए इन तीनों पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख तृतीय अनुसूची में नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछेंगे कि तृतीय अनुसूची में किस पदाधिकारी की शपथ का उल्लेख नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वो ऐसे बना के दे सकते हैं। पहला ऑप्शन देंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। दूसरा देंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, ये भी गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, ये भी गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल, तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल। इन तीनों पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख तृतीय अनुसूची में नहीं है क्योंकि इनकी शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में है। और एक बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन बन सकता है, कथन है, कथन में कह रहा है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख तृतीय अनुसूची में नहीं है। कारण है क्योंकि इनकी शपथ का उल्लेख संविधान में अनुच्छेदों में दिया रखा है, संविधान के अनुच्छेदों में है। तो कथन सही है, कारण सही है, और कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है। ऐसे भी नए क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आप देखिए फोर्थ शेड्यूल, चौथी अनुसूची। देखिए इसमें क्या है, इसमें है राज्यसभा की निर्वाचित सीटों का आवंटन।
राज्यसभा की निर्वाचित सीटों का आवंटन। देखिए राज्यसभा की निर्वाचित सीटों का आवंटन, देखिए राज्यसभा में अगर देखेंगे वर्तमान में राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, 245। अब 245 में जो 12 मेंबर हैं ये क्या होते हैं, ये मनोनीत होते हैं। कैसे होते हैं, मनोनीत, इनको बोलते हैं नॉमिनेटेड। ये नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। जो बचे हुए 12 में आपके 233 ये कैसे होते हैं, ये निर्वाचित होते हैं। कैसे होते हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट, ये निर्वाचित होते हैं। अब देखिए 233 में भी 225 और 8, 225 तो आते हैं, ये तो आते हैं राज्यों से, जो भारत के 28 राज्य हैं वहां से आते हैं। 8 कहां से आते हैं, 8 ये आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। और किससे कितने आते हैं, देखो दिल्ली से आएंगे 3, पुडुचेरी से आएगा 1, और जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा गठित हो जाएगी तो वहां से आएंगे 4, कुल मिला के कितने, 8। अब देखिए तो सीधा सा क्वेश्चन ये पूछेगा कि वो राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका आवंटन कौन सी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में। अब देखिए ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन, बहुत ही व्यवहारिक क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, तो जम्मू कश्मीर था। जब जम्मू कश्मीर भारत का राज्य था तो भारत में टोटल कितने राज्य थे, 29 राज्य थे। तो जब भारत के सभी राज्यों की जो मनोनीत हैं, जो मनोनीत सीटें हैं, उनको कहाँ लिखा गया है, राज्यसभा में लिखा है उन सारी सीटों के बारे में, ठीक है ना। भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी राज्य आते हैं, जहां जहां विधानसभाएं हैं, सभी राज्यों में विधानसभाएं तो होंगी ही, नॉर्मली सी बात है, ठीक है ना। उनकी सीटों का आवंटन कहां पर किया गया है, चौथी अनुसूची में किया गया है। तो क्या जब जम्मू कश्मीर को विभाजन किया गया तो क्या चौथी अनुसूची में कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा। जब किसी राज्य से किसी राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाए जाएंगे तो उसमें विधानसभा भी तो गठित होगी, और जब नई विधानसभा गठित होगी तो क्या चौथी अनुसूची में उसकी सीटों के आवंटन के बारे में नहीं बताया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा। यानी कि भारत में जब कोई नया राज्य बनेगा, या भारत में जब कोई नया राज्य बनेगा, या किसी पुराने राज्य को खत्म किया जाएगा, या एक राज्य से 2 राज्य बनाए जाएंगे, तो चौथी अनुसूची में भी संशोधन करना पड़ेगा। क्योंकि हर राज्य में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, राजस्थान में जाएंगे तो राज्यसभा की 10 सीटें हैं। तो यहां से एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए कैसे, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जब किसी राज्य से 2 राज्यों का निर्माण किया जाता है, या किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदला जाता है, तो संविधान की कौन सी अनुसूची पर प्रभाव पड़ता है, चौथी अनुसूची। लेकिन यहां से बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन होता है, या किसी नए राज्य का निर्माण होता है, या किसी राज्य से जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, तो संविधान की कौन कौन सी अनुसूचियों में संशोधन किया जाता है। पहली अनुसूची, ऑप्शन ए पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी पहली अनुसूची, तीसरी अनुसूची, ऑप्शन सी पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची, ऑप्शन डी दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है माय डियर स्टूडेंट। तो जब किसी नए राज्य का गठन होगा, या एक राज्य से 2 राज्य बनेंगे, या एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे, तो भारत की पहली अनुसूची में भी संशोधन होगा। क्योंकि भारत की पहली अनुसूची में भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, और राज्य क्षेत्र में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया जाता है। और भारत की चौथी अनुसूची में भी, संविधान की चौथी अनुसूची में भी संशोधन होगा, क्योंकि चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। यानी कि पहली और चौथी अनुसूची में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन यहां से ये बनेगा। और एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, बिल्कुल नया क्वेश्चन,
पहला स्टेटमेंट है कि भारत के संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख संविधान की पहली अनुसूची में है। दूसरा स्टेटमेंट है भारत में भारत संविधान के पदाधिकारियों को दी जाने वाले वेतन का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में है। तीसरा स्टेटमेंट है संविधान के पदाधिकारी जो शपथ लेते हैं उसका उल्लेख तृतीय अनुसूची में है। चौथा स्टेटमेंट है राज्यसभा की सभी निर्वाचित और मनोनीत सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में है। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा? पहला तो सही है, संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख पहली अनुसूची में है, वेतन का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में है, शपथ का उल्लेख तृतीय अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में भी तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट चौथी अनुसूची में केवल मनोनीत सीटों का आवंटन किया गया है, सॉरी निर्वाचित। यहां पर क्या लिखा है ये मैंने, निर्वाचित। और मैंने आपको क्या बोला, राज्यसभा की सभी सीटों का आवंटन किया गया है। सभी सीटें नहीं, केवल निर्वाचित सीटें। जो मनोनीत सीटें हैं उनका आवंटन राज्यसभा चौथी अनुसूची में नहीं है। तो एक यहां से बहुत ही खूबसूरत ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए पॉलिटी को आपको ऐसे ही समझना है। क्वेश्चन हमको जब पढ़ेंगे, देखो आपको क्या करना होता है, आप केवल पढ़ते रहते हैं, आप ये नहीं देखते यहां से कौन से क्वेश्चन आए हैं और भविष्य में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक अच्छा छात्र, अच्छा विद्यार्थी, अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो क्वेश्चंस की जर्नी को समझता है, क्योंकि वो फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चंस के लिए हमेशा रेडी रहता है, प्रिपेयर रहता है, तैयार रहता है। जब कभी भी ऐसे नए नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बिल्कुल तैयार होता है, क्योंकि वो एग्जामिनर के माइंड को पढ़ रहा है, वो इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन की संभावनाओं को समझ रहा है, तो वो हमेशा आपसे 1-2 नंबर आगे रहेगा। और माय डियर स्टूडेंट एग्जाम में एक एक नंबर का मूल्य आप समझते हैं। अगर 1 नंबर आपका रह गया तो आप 1 लाख बच्चों से पीछे रह गए। तो आपको संविधान कुछ ऐसे टाइम तो थोड़ा लगेगा, लेकिन एक एक चीज क्रिस्टल की तरह क्लियर होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी आगे अनुसूचियां और हैं, उन पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और एक बात याद रखिए, अगर ऑफिसर बनना है तो जीएस को अच्छे से पढ़ना है। और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक वाला बटन भी प्रेस कर दिया कीजिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर, बाय।